राज बेटा, तुम ठीक तो हो ना? सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करिए, हमें राज को अस्पताल लेकर जाना होगा। यामिनी परेशान मत हो, राज अब ठीक है, उसे बस थोड़ी देर के लिए आराम करने दो। तुम चुप रहो, मेरे बेटे को मारने की कोशिश करके अब अच्छी बनने का नाटक कर रही हो। यामिनी तुम क्या कह रही हो? भला मैं राज को क्यों मारूंगी? राज मेरे बेटे जैसा है, मैंने तो उसकी क्या कहा? मैंने तुमने सुना नहीं? अब अपना मुंह बंद करो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम गरीब लोग इतने नीचे गिर जाओगे। हमने तुम्हारा थोड़ा मजाक क्या उड़ाया, तुम मेरे बच्चे को मारने पर उतर आई। अब तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। क्या सच में स्वाति ने अपनी जलन के चलते यामिनी के बेटे राज को पानी के टब में डुबाकर मारने की कोशिश की थी, या कोई और कारण था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। मेरे पापा तो इस बार होली के लिए नए कपड़े भी लेकर आए। पता है मेरी होली की शर्ट कितनी ज्यादा सुंदर है, उस पर बड़ा बड़ा हैप्पी होली लिखा है। अरे देखो, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए मॉल से कल कितनी बढ़िया पिचकारी लेकर आए। इसमें पानी जल्दी खत्म भी नहीं होता और इसकी धार दूर तक जाती है। हम भी इस रविवार होली की शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। मेरे पापा ने तो मुझे बड़ी वाली पिचकारी दिलाने का वादा किया है और साथ में ढेर सारे गुलाल भी। तुम सब मेरे घर आना, हम मिलकर होली खेलेंगे। होली को आने में मुश्किल से हफ्ता भर रह गया था। गली मोहल्ले और घरों में जोरों शोरों से होली की तैयारी चल रही थी। चिंटू और उमा दोनों भाई बहन स्कूल खत्म होने के बाद अपने घर आ रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें ढेर सारी गुलाल, पिचकारी और होली पर पहने जाने वाले कपड़ों की दुकान दिखती है। राजू, वो देखो वहाँ पर कितनी सुंदर फ्रॉक है ना। मैं तो होली पर इस बार यही फ्रॉक पहनूंगी। उमा, वो देखो वहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी पिचकारी है ना। मैं तो बाबा के साथ यहीं से पिचकारी ले जाऊंगा। दोनों बच्चे जल्दी जल्दी घर आते हैं और अपनी माँ स्वाति को पिचकारी और कपड़े दिलाने की जिद करने लगते हैं। बच्चों, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस रविवार हम लोग होली की शॉपिंग के लिए जाएंगे। अभी रविवार में पूरे 2 दिन हैं। चलो जल्दी से मुंह धो लो और खाना खा लो। स्वाति और उसके दोनों बच्चे इसी आस में थे कि 2 दिन बाद वो होली के लिए सामान लेने जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि शायद इस साल की होली उनके नसीब में ही नहीं थी। साहब, मुझसे गलती हो गई। मेरा ध्यान आगे वाली गाड़ी पर था, साइड में भी गाड़ी खड़ी हुई है, इस पर से हट गया था। वरना आप ही बताइए, मैं इतने सालों से आपके यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूँ। आज से पहले कभी मैंने आपकी गाड़ी को हल्का सा धक्का भी नहीं लगने दिया है। मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे आज से मतलब है। तेरी वजह से मेरी लाखों की गाड़ी की क्या हालत हो गई है। अब तो ना तुझे इस महीने की सैलरी मिलेगी और ना ही तो यहाँ नौकरी करेगा। जा निकल जा यहाँ से। नहीं साहब, मुझे काम से मत निकालिए। होली का त्योहार है, मेरी बीवी बच्चे आस लगाए बैठे हैं कि आज मैं तनख्वाह लेकर आऊंगा। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आप चाहे तो अगले महीने की तनख्वाह से मेरे पैसे काट लीजिएगा। अगले महीने की तनख्वाह से पैसे तो तब काटेंगे ना जब तू यहाँ काम करेगा। अखिलेश, बाहर निकालो इसे, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हमारी इतनी महंगी सुंदर सी गाड़ी का क्या हाल कर दिया इसने। वो तो शुक्र मनाओ कि हम तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रहे हैं। यामिनी और आलोक मिलकर अखिलेश को काम से निकाल देते हैं। बेचारा अखिलेश उदास होकर घर लौटता है और अपनी बीवी बच्चों को सारी बात बताता है। इसका मतलब बाबा हम इस बार होली नहीं मनाएंगे। अपने बाबा को माफ कर देना। मैं तुमसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका स्वाति, तुम भी मुझे माफ कर दो। इसमें आपकी क्या गलती? हमने जानबूझकर थोड़ी ना ये सब किया है। ऐसे ही रात गुजरती है और नया दिन चढ़ता है। जैसे जैसे समय गुजर रहा था वैसे वैसे होली के दिन करीब आ रहे थे। आस पड़ोस के घरों में होली की तरह तरह की नमकीन और मिठाइयां बन रही थीं। वहीं इस साल स्वाति के घर में चूल्हा तक नहीं जला था। इस बार हम सच में होली नहीं बनाएंगे। आपने तो कहा था कि अब हमारे लिए दही भल्ले, आलू पापड़ी, चाट और गुजिया बनाओगी। बाबा मुझे ढेर सारे गुलाल और बड़ी वाली पिचकारी भी दिला रहे थे ना। दोनों बच्चों की बात सुनकर स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे एक शब्द भी नहीं कह पाती। अपनी माँ की आंखों में आंसू देख उमा और चिंटू भी सब समझ जाते हैं और उदास होकर आंगन में आकर बैठ जाते हैं। तभी आलोक और यामिनी का बेटा राज अपने कई दोस्तों के साथ उनके पास आता है। दरअसल इस अमीर और गरीब परिवार का घर आज पड़ोस में ही था, जिसके चलते ये अमीर परिवार गरीब परिवार को नीचे दिखाने का मौका नहीं छोड़ता। चिंटू, तू तो कहता था कि तू इस होली पर हमसे भी बड़ी पिचकारी लेकर आएगा, लेकिन तेरे हाथ में तो एक गुलाल का पैकेट भी नहीं है। ये क्या पिचकारी लेगा? मेरे पापा ने इसके पापा को कल काम से जो निकाल दिया। गरीब कहीं के। मेरे मम्मी पापा सही कहते हैं, इन गरीबों के पास कुछ नहीं होता, ये तो बस दिखावा करते हैं, दिखावा। बच्चों की बात सुनकर उमा और चिंटू को काफी दुख होता है और बेचारे वापस अपने घर में चले जाते हैं। 1 किलो आटा और इस बोतल में थोड़ा सा तेल दे दीजिएगा। क्या बात है बहन जी,
होली सिर पर है और आप बस थोड़ा सा आटा और तेल खरीद रही हैं। अरे सुबह से मेरी दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी है, किसी को नारियल चाहिए, किसी को मैदा। आप इस बार होली पर पकवान नहीं बना रही हैं क्या? घर में बचे हुए थोड़े से पैसों से स्वाति हफ्ते भर चलाने लायक राशन ले रही थी, लेकिन दुकान वाले की बात सुनकर बेचारी उदास हो जाती है। तभी वहां यामिनी आती है। हैसियत होगी लेने की तो ये लोग लेंगे ना, जो तुम लोगों के साथ हुआ है ना, सही हुआ। तुम्हें क्या लगा किसी और का नुकसान करके तुम होली का त्योहार बना सकती हो? मेरे पति ने कहा ना कि उन्होंने जानबूझकर गाड़ी खराब नहीं की। अरे ट्रैफिक था, किसी से भी ये चीज हो सकती थी। अगर कल को तुम्हारे पति ये सब करते तो क्या तुम उन्हें भी घर से निकाल देती? मेरे पति को अपने उस निकम्मे पति से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तुम साइड हटो, मुझे सामान लेने दो। भैया इस बड़ी सी लिस्ट में जितना भी सामान लिखा है ना, सब दे दीजिएगा। वो क्या है ना, इस बार हम होली पर सभी मोहल्ले के लोगों के लिए बहुत बड़ी दावत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को हम इनवाइट नहीं कर रहे हैं। समझदार को इशारा ही काफी है। यामिनी के ताने भरी बातें सुनकर स्वाति वहां से अपना आटा लेकर और तेल लेकर निकल जाती है। वहीं अखिलेश जब बाहर से काम ढूंढकर घर आता है तो देखता है कि उसके बेटे के हाथ में एक टूटी हुई पिचकारी है और बेटी के हाथ में गुब्बारे और गुलाल का पैकेट, जिसे देख, अरे तुम दोनों के पास ये सामान कहाँ से आया? बाबा आप आ गए? वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ लोग होली खेल रहे थे ना, तो उनमें से ही किसी के एक गुलाल का पैकेट गिर गया था। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी गुलाल है, होली के दिन आपस में एक दूसरे को लगाएंगे। और देखिए ना, मेरे पास तो 4-5 गुब्बारे भी हैं, इससे भी हम होली खेल सकते हैं। बाबा ये पिचकारी तो मुझे कबाड़ी के ठेले पर मिली, अच्छी है ना? यहाँ से थोड़ी सी टूटी हुई है पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ टेप लगा लूंगा। अपने दोनों मासूम बच्चों की बात सुनकर अखिलेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बच्चों को उस टूटी पिचकारी और थोड़े से गुलाल के साथ देखकर तो काफी दुख हुआ। कितना बेबस हो गया हूँ मैं, अपने बच्चों के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा। क्या हुआ, हम होली नहीं मना सकते? तो एक काम करती हूँ, मैं होली के दिन गुलगुले बना देती हूँ। आटा तो घर में ही है और गुड़ भी रखा हुआ है, साथ में चीनी नमक का शरबत। कम से कम होली के दिन चूल्हा तो जले। 2 दिन और गुजरते हैं और आज होली का दिन होता है। स्वाति ने घर में आटे के गुलगुले और चीनी नमक का शरबत बनाया था। जहां सभी आस पड़ोस और उस अमीर परिवार के घर में होली के स्वादिष्ट पकवान बने थे, वहीं परिवार आटे के गुलगुले और चीनी नमक का शरबत से खुश था। और इस थोड़े से गुलाल को ही सब एक दूसरे के चेहरे पर लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ यामिनी का बेटा राज अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहा था कि तभी उसके दोनों दोस्त उसे टब में धक्का दे देते हैं। राज की अस्थमा की प्रॉब्लम थी, इसलिए उसे बार बार सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझसे सांस नहीं ली जा रही है। अच्छा, जब तूने हमें धक्का दिया था तो कुछ नहीं, अब तुझसे सांस नहीं ली जा रही है। हमें पता है तू नाटक कर रहा है। राज के दोनों दोस्त उसे पानी से बाहर आने ही नहीं दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ से स्वाति जैसे ही आंगन में बर्तन धोने के लिए आती है तो वो सब देख लेती है और भागती हुई राज के पास जाती है, उसे टब से बाहर निकालती है कि तभी वहां यामिनी आ जाती है और वो इस गलतफहमी का शिकार होती है कि स्वाति ने उसके बच्चों को पानी में डुबोकर मार रही थी। यामिनी यकीन करो, मैंने सच में राज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं तो बल्कि उसे बचा रही थी। बहुत सुन ली हमने तुम्हारी बकवास, अब और नहीं, अब तो पुलिस ही तुम्हें बताएगी। मैं अभी कर रही हूँ पुलिस को कॉल। मम्मी रुक जाओ, आंटी सही कह रही है। उन्होंने मुझे पानी में नहीं डुबाया, बल्कि रोहित और मोहित मुझे पानी में डुबा रहे थे। उन्होंने तो मुझे बाहर निकाला है। अगर आज आंटी नहीं होती तो मुझे कुछ भी हो सकता था। अपने बेटे के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर यामिनी और आलोक को अपनी गलती का एहसास होता है। स्वाति हमें माफ कर देना, गलतफहमी के चक्कर में मैंने तुम्हें ना जाने क्या भला बुरा कह दिया। हमारे इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने मेरे बच्चे की मदद की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे हाथ मत जोड़ो, आज तो होली का त्योहार है। आज सब हाथ जोड़ते नहीं बल्कि गले मिलते हैं। और आज तो मेरे बेटे जैसा ही है, तो भला मैं उसे कैसे कुछ होने देती। इस बात पर सब मुंह मीठा करते हैं और होली मनाते हैं। वो सभी एक दूसरे को अब गुजिया खिलाते हैं और रंग लगाकर होली की शुरुआत करते हैं। वहीं यामिनी दोनों बच्चों को होली पर पहनने के लिए नए कपड़े और पिचकारी गुलाल देती है और अब सब मिलकर खुशी से होली मनाते हैं। और इसी के साथ अब आलोक अखिलेश को दुगनी तनख्वाह पर वापस नौकरी पर रख लेता है, जिससे अब उस गरीब परिवार के हालात भी ठीक होने लगते हैं। सभी मोहल्ले के परिवारों ने अपना घर बनाने को एक एक पेड़ चुन लिया, जिनको चुनने के बाद उन्होंने फावड़े लेकर खोदना शुरू किया। हाँ, इस तने को ऐसे ही खोदो और इसमें अपने निकलने लायक जगह बनाकर नीचे जड़ को घर की तरह तराश देना। एक तरफ एक बहू मोहल्ले वालों से पेड़ खुदवा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सुनिए पूनम जी, हम ये लकड़ी तो ले आए,
अब इससे जरा फर्नीचर बनाना बता दीजिए। अपना हथौड़ा उठाइए और ऐसे ऐसे। 10 बहुएं ऐसे ही अलग अलग कामों में लगी हुई थीं। कोई पेड़ खोदना बताती तो कोई सामान बनाना और कोई सभी को खेती करना सिखा रही थी। ऐसे ही काफी देर तक चला, लेकिन पूरा मोहल्ला ही ऐसे पेड़ों को खोदने में क्यों लगा हुआ था। चलिए थोड़ा सा पीछे चलकर चलते हैं। ये लीजिए मालकिन। ओह, कितनी सर्दी है। ओहो, सच में बहुत ही ज्यादा सर्दी है इस बार। तो ऐसा लगता है जैसे कि गांव में बर्फबारी होगी। मालकिन ने ऐसा बोला ही था कि तभी उसी के घर में काम करने वाली एक और नौकरानी वहां पर आई, जो कि दूसरी नौकरानी की ही देवरानी थी। रश्मिका भाभी, वो त्रिशा बोल रही थी कि आज शाम को क्या बनाएं, यहाँ से जाते हुए लेकर चलेंगे। अरे तारा सुनो, तुम सब ये काम करो, आज तुम 10 बहू जल्दी अपने घर काम से लौट जाओ। आज सर्दी बहुत है, ऐसे में ज्यादा रात को जाओगी तो और सर्दी लगेगी। मालकिन ने ऐसे बोलकर 10 की 10 बहुओं को आज जल्दी काम से घर को भेज दिया। रश्मिका, तारा, दिव्या, त्रिशा, माधुरी, सुलेखा, रिधिमा, पूनम, किरण और गौरी 10 एक ही गरीब परिवार की बहुएं थीं, जो गांव के मुखिया के घर में काम करती थीं। सर्दी बहुत ज्यादा थी और ऐसे में मोहल्ले में रहने वाले हर अमीर और गरीब इंसान की सर्दी से हालत खराब थी। 10 बहुएं भी मोहल्ले से घर को ही जा रही थी कि तभी उन्होंने देखा कि आसमान से बर्फबारी होने लगी। अरे नहीं भाभी, जरा देखिए बर्फ गिर रही है, जल्दी करो। ये बर्फबारी कब तूफान में बदल जाए कोई नहीं जानता। जल्दी जल्दी से घर चलो, माँ जी वैसे भी अकेली हैं। रश्मिका की बात सुनकर सभी बहुओं ने तेज तेज कदम बढ़ाए और चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच गईं, जहां पर उन्होंने एक जल्दी से एक पेड़ का दरवाजा खोला और वो उसके तने से होती हुई उसकी जड़ में आ गई, जहां पर उनकी सास उनका इंतजार कर रही थी। आ गई बहुओं, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। जानती हो बाहर बर्फबारी शुरू हो गई है। ये लो, मैंने चाय बना ली थी, गर्मा गर्म चाय पी लो। माँ जी जानती है हमारा घर तो बहुत गर्म है, वरना पूरा मोहल्ला गांव का ऐसा लग रहा है जैसे हम जर्मनी की सर्दी झेल रहे हो। सही कहा बहू, बहुत सर्दी है। भगवान बचाए सभी को इस कड़कड़ाती सर्दी से। हम लोग तो इस पेड़ की जड़ में आराम से रह रहते हैं, लेकिन जरा मोहल्ले वालों के बारे में सोचो, बेचारे कैसे कैसे गुजारा करते हैं सर्दी में। सही कहा माँ, बर्फ गिर रही है बहुओं। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अब तुम लोग बस काम पर नहीं जाओगी। जब तक ये सर्दी कम नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें काम पर नहीं जाने दूंगी। गंगा ने अपनी बहुओं से सख्ती से मना कर दिया। बहुओं ने भी उसकी बात पर गर्दन हिला दी और फिर अगली सुबह 10 में से एक भी बहू काम पर नहीं गई। सुबह को जब बहुएं अपने पेड़ घर में से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि सभी तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ओह भाभी, ये तो रात ही रात में बहुत बर्फ पड़ी है। कितनी ज्यादा सर्दी हो रही है। सही कहा, चलो सभी घर के अंदर चलो, आज काम पर जाना सही नहीं रहेगा। रश्मिका सभी बहुओं को अपने पेड़ घर के अंदर ही ले गई, जहां पर सभी बहुएं अपनी सास और पतियों के साथ चाय पीने लगी। एक तरफ बहुओं को पेड़ घर में बर्फबारी में ज्यादा सर्दी नहीं लग रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले का हाल कुछ ऐसा था। ओह जी, बड़ी सर्दी है। ये बर्फबारी होने से तो मुझे ऐसा लगता है कि तापमान बहुत ज्यादा गिर गया है। सही कहा तुमने। अरे मेरी भी कुल्फी जम गई है। सुनो जी, मुखिया जी से जरा बात कराओ, सर्दी इतनी ज्यादा हो गई है, हो सकता है वो कुछ गर्म कपड़ों वगैरह से हमारी मदद कर दें। अजी हाँ जरूर, मुखिया जी ना करें किसी की फूटी कौड़ी से भी मदद। हाँ हाँ, आइंदा ऐसी बात मुंह से भी मत निकालना। ठीक है, इतना भड़कते क्यों हो? गांव में सभी तरह ऐसे ही बातें चल रही थी। मुखिया जी के घर के आसपास रहने वाले मोहल्ले के लोग ज्यादा गरीब थे, इसीलिए बर्फबारी उन्हें कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रही थी। कोई सड़कों पर तो कोई घर में, सभी जगह लोगों की कपकपी बंधी हुई थी। हे भगवान, अरे बहुत सर्दी है। एक तरफ सभी का ऐसा हाल था तो वहीं दूसरी तरफ मुखिया के घर में। अरे सुनो सीजल, आज वो 10 बहुएं नहीं आई काम पर। नहीं मालकिन, वो बर्फबारी हुई है ना, तो आज हो सकता है इसी वजह से ना आई हो। सिजल ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। आज सारा दिन मोहल्ले में ऐसे ही सर्दी का माहौल रहा और ऐसे ही फिर आज की शाम भी बर्फबारी हुई और लगातार ऐसी बर्फबारी लगभग 4 से 5 दिनों तक होती रही। सर्दी से सभी का बुरा हाल था। मुखिया की पत्नी को भी खुद ही घर का काम करना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी 10 नौकरानियां काम पर नहीं आ रही थी। इसीलिए एक दिन, सुनो तुम दोनों,
वो जो 10 बहुएं आती थी ना काम पर, उनके घर जाओ और पता लगाओ कि वो आजकल क्यों काम पर नहीं आ रही हैं। जी मालकिन। मुखिया की पत्नी की बात सुनकर 2 आदमी 10 बहुओं का पता निकालने को उनका घर ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते वो दोनों उसी जंगल में पहुंच गए जहां बहुओं का घर था। अरे भैया, कहाँ रहती हैं वो 10 बहुएं? कुछ पता है तुम्हें? अरे नहीं रे बाबा, कितनी सर्दी है। अरे इस जंगल में वैसे वो कहाँ ही रहती होंगी? इतनी सर्दी और बर्फ में तो अच्छी अच्छी जमकर मर जाएं। लेकिन चलो फिर भी आवाज देकर देखते हैं। अरे बहनों, अरे हमारी 10 की 10 बहनों कहाँ हो? बहनों। दोनों आदमी ऐसे ही आवाज लगाने लगे कि तभी जड़ में बने घर से 10 बहुएं निकल आईं, जिन्हें पेड़ के अंदर से निकलता देख दोनों आदमी चौंक गए। अरे बहना, ये तुम कहाँ से निकल कर आई? अरे भैया ये सब छोड़ो, पहले आप दोनों अंदर आ जाओ, बाहर बहुत सर्दी है। 10 बहुएं उन आदमियों को घर के अंदर ले गईं, जहां उन्होंने उन्हें मुखिया जी की पत्नी का संदेश दिया और उन्हें चाय पीने को दी। चाय वगैरह पीने के बाद, अरे बहना, ये पेड़ की जड़ वाला घर तो बड़ा ही गर्मा गर्म है। बाहर पानी बरस रहा है और अंदर गर्मी। कहाँ से आया ये आइडिया? बस भैया, सर्दी ने जब जान सताई तो खुद ही खुद सद्बुद्धि आई। ऐसे ही 10 बहुओं ने काफी देर उन आदमियों से बात की और फिर वो दोनों वहां से आ गए। बर्फबारी और ठंड से सारा मोहल्ला परेशान था। जब वो दोनों आदमी अपने मोहल्ले में आए तो उन्हें बहुत ज्यादा सर्दी लगी और उन्होंने गरीब बहुओं का जुगाड़ सभी मोहल्ले वालों को बता दिया। अरे भैया, अगर ऐसा है वो बहुएं ठंड की वजह से पेड़ की जड़ में ही रह रही हैं, तो चलो हम भी ऐसे ही रह लेते हैं। अरे सही कहा, इतनी ज्यादा सर्दी है, हम सभी पूरा मोहल्ला भी चलो पेड़ों की जड़ों में ही रहने चलते हैं। सभी ने उन बहुओं की ही तरह रहने का मन बना लिया और सभी गरीब मोहल्ले वाले ठंड से बचने को जंगल में ही आ गए और 10 बहुओं से फरियाद करने लगे कि वो उनका भी ऐसा ही घर बनवा दें। ठीक है, हम समझते हैं जैसे हमें सर्दी लगती है वैसे ही सभी को भी लगती होगी। हम आप सभी का घर भी बनवा देंगे। रश्मिका की बात सुनकर सभी मोहल्ले वाले खुश हो गए और सभी मोहल्ले के परिवारों ने अपना घर बनाने को एक एक पेड़ चुन लिया, जिसको चुनने के बाद उन्होंने फावड़े लेकर खोदना शुरू किया। हाँ, इस तने को ऐसे खोदो और इसमें अपने निकलने लायक जगह बनाकर नीचे जड़ को घर की तरह तराश देना। एक तरफ एक बहू मोहल्ले वालों से पेड़ खुदवा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ, सुनिए पूनम जी, हम ये लकड़ी तो ले आए, अब इससे जरा फर्नीचर बनाना बता दीजिए। अपना हथौड़ा उठाइए और ऐसे ऐसे। 10 बहुएं ऐसे ही अलग अलग कामों में लगी हुई थी। कोई पेड़ खोदना बताती तो कोई सामान बनाना और कोई सभी को खेती करना सिखा रही थी। ऐसे ही काफी देर तक चला। हालांकि सर्दी काफी ज्यादा थी, लेकिन काम में लगकर सभी की सर्दी दूर हो गई और शाम होते होते लगभग 10 से 12 पेड़ों में पूरे मोहल्ले वालों के घर बन गए। अरे बहनों और भाइयों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग ना होते तो हम मोहल्ले वाले तो सर्दी से ठिठुर ठिठुर कर ही मर जाते। अरे नहीं नहीं, ऐसे मत बोलिए। मुसीबत में एक इंसान ही दूसरे के काम आता है। अच्छा, शाम हो रही है, ऐसा लगता है कि दोबारा बर्फ गिरेगी। आप सभी अपने अपने घरों में चले जाइए। कल सुबह को फिर हम आगे कर जुगाड़ करेंगे। माधुरी के पति की बात सुनकर सभी मोहल्ले वाले अपने अपने पेड़ घर में चले गए। कोई पेड़ मिश्रा जी का घर बन गया था तो कोई शर्मा जी का, लेकिन सभी लोगों के पेड़ घर देखने और दिखाने के लायक थे। सभी के घरों में घुस जाने के बाद बर्फबारी शुरू हो गई, जो कि सारी रात हुई। अरे देखो, बाहर बर्फबारी हो रही है, लेकिन इस घर में तो सर्दी का पता भी नहीं है। अरे भला हो इन 10 बहुओं का, वरना जरा गुजरे हुए 4 दिन सोचो कितने मुश्किल थे। सभी मन ही मन 10 बहुओं का शुक्रिया अदा करने लगे। अगले दिन बर्फ की वजह से कोई भी घरों से बाहर नहीं आया। शाम के वक्त सभी निकले और उन्होंने अपने घरों के बाहर बैठकर साथ साथ चाय पी। जब तक गर्मी का मौसम नहीं आया तब तक सारा मोहल्ला पेड़ की जड़ों में ही रहा और किसी को भी ज्यादा सर्दी नहीं झेलनी पड़ी।